तो आज तारीख है 27 सितंबर और आज 26 और 27 दोनों दिन का हम करंट कवर करेंगे। तो जो पहली न्यूज़ आई है वो आई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा कि जो साइक्लोन गुलाब है, हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि साइक्लोन गुलाब उड़ीसा से टकराने वाला है। ये संडे के द हिंदू में थी बाय द वे। और आज की अगर बात की जाए तो आज साइक्लोन गुलाब उड़ीसा पे आ गया है और ये उड़ीसा के इलाके हुए और जो हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के इलाके हैं उनके कोस्टल इलाकों पे नुकसान पहुंचाएगा। बाय द वे ये गुलाब जो नाम है साइक्लोन का, ये किसके द्वारा दिया गया है? पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। अब होता क्या है, हम थोड़ी बात कर लेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, कि नाम वाम कैसे दिए जाते हैं, मतलब साइक्लोन्स के अलग अलग। हम देखते हैं कि 2000 तक, सन 2000 तक हर साइक्लोन का नाम हर देश अपने हिसाब से लेता था। तो 50 प्रकार की इंटरनेशनल जब उनको रिकॉग्नाइज करना होता था, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी क्योंकि हर देश ने अपना अलग नाम रख रखा है साइक्लोन का। तो 2000 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक पैक्ट साइन किया और ये कहा कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें से ही एक कंट्री कोई नाम रखेगी। मतलब जो जब भी साइक्लोन का नाम रखने की बात आएगी तो नेबरिंग कंट्रीज में से ही कोई एक कंट्री उसका नाम रखेगी। तो इसमें क्या है कि अभी हमारे पास में 6 तो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं जिसको RSMC बोलते हैं, और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर हैं। तो जो 6 सेंटर्स है ना दुनिया में, रीजनल स्पेशलाइज्ड एंड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, उन 6 सेंटर्स में से एक इंडिया में है और जिसका जो ऑफिस है वो दिल्ली में है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब जैसे मान लो यहाँ पे कोई साइक्लोन बना, तो इस वाले सेंटर से जितने भी देश होंगे वो सारे देश मिलके तय करते हैं कि हाँ, सब देश अपना एक अलग अलग नाम देते हैं और फिर वो सारे देश मिलके तय करते हैं कि हाँ ये नाम सही है तो ये नाम रख दे रहा है साइक्लोन का। तो ऐसे ही हमारे जो है पाकिस्तान ने नाम दिया था गुलाब, तो उसका नाम इस वाले साइक्लोन का नाम गुलाब रख दिया गया है। सिंपल सी बात है। अब हम बात करें ना कि नाम रखने के लिए भी कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। नाम ऐसे बायस नहीं होना चाहिए, किसी को टारगेट ना कर रहा हो ऐसा नाम ना हो। न्यूट्रल नाम होना चाहिए, क्रूअल नाम ना होना चाहिए, और हाँ, नाम हमेशा एक लेटर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 लेटर का नाम कर दिया, नहीं, एक लेटर का ही नाम होता है ज्यादातर। हाँ, बहुत रेयर केसेस में 2 लेटर तक हो सकता है, लेकिन एक लेटर से ज्यादा नहीं होता। और अब अपन साइक्लोन की बात कर लें तो हम जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी आते हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं। वहीं हम लोग बात करें एंटी साइक्लोन, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एंटी साइक्लोन आते हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो एंटी साइक्लोन आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये भी एक चीज़ हमको याद रखना जरूरी है एग्जाम के लिए। और अगर थोड़ा बात कर लें कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में अंतर क्या होता है, तो साइक्लोन वो होते हैं जिनका प्रेशर एरिया बीच में ज़्यादा होता है, आसपास में खुला एरिया होता है, और जब वो साइक्लोन्स आते हैं तो लोगों का नुकसान बहुत करते हैं, नीचे तबाही बहुत मचाते हैं। एंटी साइक्लोन की बात करें तो एंटी साइक्लोन का प्रेशर एरिया चारों ओर ज़्यादा होता है। आई पे देखो, आई क्या होता है? सेंटर होता है किसी भी साइक्लोन का। तो आई पे उनका प्रेशर एरिया नहीं होता, उनसे हवाएं बाहर को निकल रही होती हैं एंटी साइक्लोन से। और एंटी साइक्लोन में कभी भी तबाही नहीं मचती। एंटी साइक्लोन में केवल हाँ थोड़ा बहुत मौसम मौसम वगैरह बिगड़ेगा, तेज हवाएं चलेंगी, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। साइक्लोन ही है जो सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो आई केरल की तरफ से कि केरल में देश का पहला डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर शुरू किया गया है। जो मोबाइल एडिक्शन नहीं होती है, इससे छुटकारा पाने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए डी एडिक्शन सेंटर बनाया है कि यहाँ पे लोग जा सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, एडिक्शन जो मोबाइल की है उसको कम कर सकते हैं इन सब के लिए। केरल की बात करें तो 1956 में केरल राज्य बनाया गया था। विजयन है जो वहाँ के सीएम है, अनिल मोहम्मद है जो वहाँ के गवर्नर है, और तिरुवनंतपुरम हम जानते हैं वहाँ की कैपिटल है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कमला भसीन को लेके। तो जो कमला भसीन है हम जानते हैं फेमिनिस्ट भी थी, पोएट भी थी, सेकुलरिस्ट भी थी, सॉन्ग राइटर वगैरह, इन लोगों ने सॉन्ग्स लिखे, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। तो हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है। अगर बात की जाए तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और 1970 में वो जर्मनी से भारत आ गई थी और भारत में महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो काम करती थी महिलाओं के लिए। दैट्स ऑल, बस इतना ही था इस न्यूज में। एक नेक्स्ट न्यूज आई है आर्टिफैक्ट्स को लेके कि हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो यूएस गए थे। अभी हम देखते हैं यूएनजीए की मीटिंग में भी गए, वहाँ पे क्वाड की मीटिंग भी हुई, हमारे जो यूएसए के जो हेड है उनसे भी मिले।
तो इसी बीच यूएसए ने 15 से ज्यादा ऐसे आर्टिफैक्ट जो कि टू सेकेंड सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच के थे जो इंडिया के हैं, और इंडिया से वो चले गए थे यूएसए। 157 आर्टिफैक्ट है, सॉरी, तो 157 ऐसे आर्टिफैक्ट है जो सेकेंड सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच के हैं जो इंडिया से चोरी होकर यूएस के बाजार में बेच दिए गए थे। तो यूएस के प्रेसिडेंट ने इसको इंडिया को लौटाया है। और बाद में ये जितने भी आर्टिफैक्ट हैं ये इंडिया के जो एएसआई है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने ही जाके वहां पे पता किया था कि अरे ये तो हमारे आर्टिफैक्ट है जो इन लोगों के उसमें रखे हुए हैं म्यूजियम में। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ये क्या दिया गया था कि ये इंडिया को वापस लौटा दिए जाएंगे, और अभी लौटाए जा रहे हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है जो आज के द हिंदू में है। तो बहुत छोटी सी न्यूज है कि जो मॉइस्ट अपन लोग मॉइस्ट प्रॉब्लम होती है, जो माओवादी अपन लोग कहते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो 96 डिस्ट्रिक्ट में थी जो घट के इस समय 41 रह गई है। ये बात हमारे जो होम मिनिस्टर है उनको द्वारा बताई गई है। बात अभी हम जानते हैं, देखो माओइस्ट प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि बाहर से कहीं आती हो, ना कोई बॉर्डर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अंदरूनी ही होती है। हो सकता है उनको उनके राइट्स ना मिले हो सकता है वहाँ की सामाजिक स्थितियां बदल गई हो सकता है कुछ सरकार की नीतियां ऐसी हो जो उनको पसंद ना आ रही हो, इस वजह से लोग रिबेलियन कर देते हैं। दैट्स ऑल। तो इस वजह से वो माओवादी कहलाते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो वो आई है आईआईटी दिल्ली को लेकर कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली ने एक पूरा सेंटर लॉन्च कर दिया है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए पूरा सेंटर बनाया जाएगा जो क्वांटम फिजिक्स पर काम करेगा। अलग अलग और जो बाहर की कंट्रीज से जो कंपनीज आती हैं उन सब के साथ में मिलकर काम करेगा। अब ये काम ये कैसे कर रहा है, तो हम देखते हैं कि इस साल जब बजट लॉन्च हुआ था 2021 का, उसमें 8,000 करोड़ का एक बजट रखा गया था जो जिसको नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम टेक नाम दिया गया था। और ये 8,000 करोड़ का बजट अगले 5 साल में खर्च करना है नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम वो टेक के लिए। तो इंडिया में क्वांटम जो फिजिक्स उसको बढ़ावा देने के लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो इसी के तहत ये है जो हम देखते हो क्वांटम सेंटर बनाया गया है, ये आईआईटी में ये बनाया गया। एक नेक्स्ट न्यूज है कि आज 27 सितंबर है, तो आज वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे पे हम थोड़ा बात कर लें इंडिया में टूरिज्म की कितनी भी गतिविधियां होती हैं और कैसे फायदा पहुंचाता है। तो इंडिया की टोटल जीडीपी में तकरीबन 9.2% का कंट्रीब्यूशन हमारा टूरिज्म करता है, और तकरीबन 8.78% लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, करोड़ों लोगों को रोजगार देता है टूरिज्म। हमारे यहाँ अगर बात करें तो 17.9 मिलियन, मतलब तकरीबन 18 मिलियन फॉरेनर्स हर साल घूमने आते हैं, और तकरीबन 740 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं जो इंडिया में इधर से उधर घूमते हैं। और वहीं हम बात करें कि साउथ ईस्ट एशिया में तो इंडिया नंबर 1 पे है टूरिज्म में देखा जाए। और ओवरऑल अगर हम बात करें कि वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की, तो उसमें अगर 2019 की रैंकिंग की बात करें, क्योंकि तब से तो रैंकिंग आई ही नहीं है, 2019 की रैंकिंग में हम 34th नंबर पर थे। और हमारे यहाँ अगर टॉप टूरिज्म साइट्स की बात की जाए तो दिल्ली, जयपुर और आगरा है। और इसी को ही हम लोग देखते हैं गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ टूरिज्म इंडिया का, दिल्ली, जयपुर और आगरा को, क्योंकि आगरा में ताजमहल वगैरह है, और दिल्ली तो कैपिटल है, और जयपुर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के महल हैं, किले हैं, ये सब चीजें। अब हम बात करें कि दुनिया की टॉप की बात करें तो दुनिया में टॉप में फ्रांस है। फ्रांस में तकरीबन 90 मिलियन जो टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट, वो जाते हैं। और एशिया में टॉप की बात करें तो एशिया में टॉप में चाइना है, और सेकंड नंबर पे थाईलैंड है। और चाइना अगर नंबर 1 पे है 65 मिलियन से, मतलब तकरीबन इंडिया की बात की जाए, इंडिया तकरीबन 20 मिलियन मान लो, 18 मिलियन मान लो, चाइना 65 मिलियन। तो चाइना का टूरिज्म, फॉरेन टूरिज्म इंडिया से तकरीबन 5 गुना ज्यादा है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो हमारे जो सीजीआईजी हैं रमन्ना जी, उन्होंने ये कहा है कि जुडिशियरी में ये सही समय है कि महिलाओं के लिए 50% कोटा कर देना चाहिए। देखो अभी क्या है ना, हाई कोर्ट में टोटल जितने भी जजेस हैं उनमें केवल 11.5% ही महिलाएं हैं, और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 33+1 है, उसमें केवल 4 ही महिलाएं हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जुडिशियरी में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। और वहीं हाँ, टोटल अगर एडवोकेट की बात की जाए तो केवल 15% महिलाएं ही हैं इंडिया में, टोटल जितने भी एडवोकेट हैं उनमें। और अगर स्टेट बार काउंसिल्स बनती हैं उनमें बात की जाए तो केवल 2% ही महिलाएं हैं।
तो जुडिशरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाने की आवश्यकता है और इनके लिए 50% कोटा कर देना चाहिए, ऐसा हमारे सीजीआई ने कहा है। एक अगली न्यूज आई है आइसलैंड से कि आइसलैंड में जो पार्लियामेंट है आइसलैंड की, बाय द वे एंथिंग, उनकी पार्लियामेंट को एंथिंग कहा जाता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है संसद, उनके यहाँ एथिंग कहा जाता है। तो आइसलैंड की जो पार्लियामेंट है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 50% से ज्यादा केवल महिलाएं चुन के आई हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि यूरोप में कोई भी ऐसी कंट्री है जिसमें 50% से ज्यादा महिलाएं केवल और केवल हम देखते हैं पार्लियामेंट में। तो ऐसी आइसलैंड बन गई है। और सेकंड नंबर पे बात की जाए तो स्वीडन है जो वहां पे सेकंड नंबर पे है, जिसमें 47% महिलाएं हैं। और बाय द वे यहाँ पे कोई कोटा नहीं है, वो चुन के आई है सारी की सारी महिलाएं। और कैथीन हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर है आइसलैंड की। और बाय द वे अगर हम लोग बात करें ना कि अरब कंट्रीज, तो यूएई जैसे देशों में जहाँ पे महिलाओं के हम कहते हैं कि राइट्स वगैरह छीने जा रहे हैं, ये वो यूएई जैसे देशों तक में पार्लियामेंट में 50% महिलाएं हैं। और इंडिया में भी ये चीज होनी चाहिए और जरूरी है। महिलाओं को चाहे जुडिशियरी हो चाहे लेजिस्लेटिव हो, हर जगह समान अधिकार मिलने चाहिए पुरुषों जितने। एक अगली न्यूज आई है लुइस हैमिल्टन के बारे में। लुइस हैमिल्टन जो F1 रेसिंग करते हैं, उन्होंने हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है और इनकी जिंदगी का ये 100वां ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है। मतलब हैमिल्टन तो ऐसे हो गए हैं कि हर दूसरी ग्रैंड प्रिक्स यही जीतते हैं। और हम देखते हैं कि जो माइकल शेंकर है वो 91, मतलब वो 91, उन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीती थी, माइकल शेंकर ने 91। और अभी हाल में बात की जाए तो हैमिल्टन है जिन्होंने उनके सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए और 100 जीत लिए हैं टोटल। एक अगली न्यूज की बात करते हैं जो आई है व्हीकल स्क्रैपिंग को लेकर। अभी देखते हैं ना कि जब बजट लॉन्च हुआ था तो व्हीकल स्क्रैपिंग की बात की गई थी। हमारी निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बाद में भी कहा था कि व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए हम पॉलिसीज लेके आएंगे। व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए उन्होंने जारी भी किया था कि जो गाड़ियां 15 साल से पुरानी हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है 10 साल से पुराने हैं, उनको स्क्रैप कर देना चाहिए। तो इससे भाई है कि ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ावा मिलेगा, पॉल्यूशन कम होगा, गाड़ियों की बिक्री में बढ़ावा मिलेगा, ये सब चीजें। इसके लिए क्या है ना, स्क्रैपिंग का जितना भी काम है वो अभी तक कौन करता था, केवल और केवल मैन्युफैक्चरर्स ही करते थे। बट अब हमारी केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि व्हीकल स्क्रैपिंग का काम केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे, अब देश में कोई भी व्हीकल स्क्रैपिंग का काम कर सकेगा। तो ये एक अच्छी बात है, व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर्स कोई भी बना सकेगा और इससे और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा स्क्रैपिंग वगैरह ये सब चीजें बढ़ेंगी। और हाँ, बात की तो ये की जा रही है कि अगले 2 सालों में 60 से 70 ऐसे प्राइवेट स्क्रैपिंग सेंटर्स हैं जिनको मंजूरी भी दे दी है सरकार ने। तब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है पुरुषों में कैंसर को लेके, पुरुषों महिलाओं में। तो एक डाटा है, एक छोटा सा बस डाटा था, तो मैंने सोचा जानना जरूरी है, इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि पुरुषों में जो एल्कोहल पीते हैं पुरुष, टोटल पुरुष जिनको कैंसर होता है उनमें 48.7% पुरुष वो हैं जो एल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं, किसी ना किसी प्रकार के एल्कोहल पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं या सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम की वजह से। और टोटल महिलाएं जिनको कैंसर होता है उनमें तकरीबन 16% महिलाएं हैं जो तंबाकू, ड्रग्स, एल्कोहल इनकी वजह से कैंसर होता है। तो महिलाओं पुरुषों में हम अंतर देख सकते हैं कितना बड़ा है कि आधे से आधे पुरुष तकरीबन तकरीबन कैंसर किस वजह से होता है उनको, केवल एल्कोहल और ड्रग्स की वजह से और तंबाकू की वजह से। वहीं अगर बच्चों की बात की जाए ना, तो जितने भी बच्चों की बात की जाए कि जितने भी बच्चों को हुआ है कैंसर, तो तकरीबन 8% ऐसे बच्चे हैं जिनको कैंसर हुआ है वो टोबैको खाते पकड़े गए, कि मतलब वो टोबैको खाते थे या अल्कोहल पीते थे। तो बच्चों में मतलब बच्चों में यहाँ से मतलब है कि जो 18 साल से नीचे हैं, बालिग नाबालिग लोग। तो जितने भी नाबालिगों में कैंसर पाया गया है उनमें 8% वो लोग हैं जो टोबैको और जो अल्कोहल का सेवन करते हैं। तो इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टोबैको और अल्कोहल हुआ ये कितना बुरा है हमारे लिए, कैंसर का कितना बड़ा। और देखो कैंसर का कारण हमेशा केवल यही नहीं होता, कारण तो बहुत सारे हैं, बट ये एक मेजर कारण है। वैसे तो हम देखते हैं पॉल्यूशन तक से लोगों को कैंसर हो जाता है, लेकिन हाँ वो सारी चीजें अलग है, लेकिन ये एक मेजर कारण है, तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। एक अगली न्यूज आई है सोजत मेहंदी को लेके, कि राजस्थान की जो सोजत मेहंदी है और नागालैंड का जो कुकुम्बर है, इन दोनों को जीआई टैग दे दिया गया है। तो बस यही हमें दो चीज याद रखनी है कि सोजत मेहंदी कहाँ की, राजस्थान की है, और जो कुकुम्बर जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है वो नागालैंड का है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए एक माइक्रोचिप के बारे में। हम देखते हैं सेंट ग्रेन, मतलब जो
रेत है, रेत का एक छोटा सा पार्टिकल, उतनी छोटी एक माइक्रोचिप बनाई गई है जिसको वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर का भी नाम दिया जा रहा है। इसमें क्या ना, ऐसे प्रोसेसर लगे हुए हैं जो एयर पॉल्यूशन को बताती है कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन कितना है, वहाँ के आसपास के वातावरण की ह्यूमिडिटी बताती है कि ह्यूमिडिटी कितना है, एयर पॉल्यूशन कितना है, ये सारी चीजों को बताती है। तो ये वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर अगर कहा जाए तो ये माइक्रोचिप बनी है, यही वाली, जो एक सैंड ग्रेन के साइज की है, और ये वेदर के लिए काम करती है। एयर पॉल्यूशन की बात हो गई, या ह्यूमिडिटी की बात हो गई, या विंड कितनी तेज चल रही है, इन सब चीजों को पता लगाती है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी जो एनबीसीसी है और जेएमसी प्रोजेक्ट, ये दोनों कंपनियां मिलके मालदीव्स में इंडिया की तरफ से सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाएंगी। अब ये सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या है कि वहां पे बिल्डिंग बनाएंगी एनबीसीसी और जीएमसी प्रोजेक्ट दोनों मिलके, और ऐसे हाउसिंग के लिए, वहां पे लोगों को रहने के लिए घर नहीं है या होटल्स की कमी पड़ रही है, तो उन लोगों के लिए बिल्डिंग बनाएंगी और लो कॉस्ट हाउस लोगों को उपलब्ध करवाएंगी मालदीव में। अब इंडिया की अगर बात की जाए ना, तो इंडिया के लिए मालदीव इतना जरूरी क्यों है, तो हम देखते हैं इंडियन ओशियन में मालदीव है ही, तो स्ट्रेटेजिक जरूरी हो जाता है। 1200 कोरल आइलैंड है मालदीव में। चाइना की हम देखते हैं, चाइना मालदीव में बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। चाइना ने वहाँ पे कैपिटल और एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाला ब्रिज बनाया है। चाइना की नेवल शिप्स भी वहाँ पे बनी रहती हैं। तो इंडिया को अगर कंट्रोल चाहिए किसमें, इंडियन ओशियन में, तो उसको मालदीव्स के साथ में अच्छे संबंध बना के रखना जरूरी है। बट वहीं हम देखते हैं कि यमन की जो रेडिकल चीजें हैं उनको लेके इंडिया अपोज करता रहा है हमेशा मालदीव्स का, तो वो चीजें भी चलती रहती हैं। बट मालदीव्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी हमारे लिए जरूरी है अगर हमें इंडियन ओशियन में स्टेबिलिटी चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजिक पावर बनी रहे तो। एक नेक्स्ट न्यूज है क्वाड की मीटिंग को लेके, कि जो हम लोगों का क्वाड अभी बना हुआ है, 4 देशों ने मिलकर बनाया है, उसकी अभी मीटिंग हुई। हम लोगों ने देखा यूएस में क्वाड की पहली मीटिंग हुई है 2021 में। और इसमें देखो बेसिकली 3 ही मेन मुद्दे थे जिन पे बात हुई है। एक तो चाइना को लेकर बात हुई कि इंडियो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो प्रभुत्व है उसको कम कैसे करना है। दूसरा, अफगानिस्तान को लेकर बात हुई कि तालिबान को कैसे टैकल करना है। और तीसरा, जो वैक्सीन डोजेस है जिनको इंडिया भी भेज रहा है दूसरे देशों में, इंडिया ने वादा किया है कि हम 8 मिलियन वैक्सीन डोजेस देंगे, तो इन सब पे बात हुई है। दैट्स ऑल, बस यही 3 चीजें हैं जिन पे बात हुई। तो अब एक मतलब पूछ लिया जाए कि क्वाड की पहली मीटिंग कहाँ हुई, तो वो यूएसए में हुई है। दैट्स ऑल। अब यहां से शुरू होते हैं हमारे एडिटोरियल। तो आज का पहला एडिटोरियल आया है इंडिया यूएस रिलेशनशिप पे, कि देखो हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी जब जीती थी जो बाइडन की, तो लोगों का कहना यह था कि इंडिया की यूएस के साथ में उतने अच्छे रिलेशनशिप अब नहीं रहेंगे, क्योंकि जो बाइडन आ गए थे तो डेमोक्रेटिक्स के साथ में इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं थे, इंडिया प्रो नहीं रहेगा यूएस में। बट हाल ही में हम देखते हैं ना, जब हमारे नरेंद्र मोदी गए, तो चाहे हम क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर लें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर लें, तालिबान की बात कर लें, ग्लोबल टेररिज्म की बात कर लें, इन सब को लेके ही यूएसए को हमारी जरूरत है। ये चीज हमें देखने को मिली वहां पे। देखो थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं। 1970 1980 के टाइम पे जब कोल्ड वॉर अपने चरम पे थी, तो हम देखते हैं 2 अलायंस थे, यूएसए और यूएसएसआर। इंडिया ना तो यूएस की तरफ मिला था ना यूएसएसआर की तरफ। थोड़ा हम यूएसएसआर प्रो कह सकते हैं इंडिया को, लेकिन इंडिया नॉन अलायंस में था। और इंडिया ने क्या किया था ना, इंडिया एनएएम का पार्ट बन गया था, नॉन अलायंस मूवमेंट, कि हम किसी का अलायंस नहीं बनेंगे। तो वहीं से हम देखते हैं यूएस गुस्सा था हमसे। फिर धीरे धीरे संबंध अच्छे होते हैं। 2001 में हम देखते हैं, 2001 के बाद से इंडिया के समिट शुरू हो जाते हैं, समिट लेवल मीटिंग शुरू हो जाती हैं। और अभी जो नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की हुई है, ये भी एक समिट लेवल मीटिंग ही है। तो अब हम बात कर लें, क्वाड पे बात कर लें, इंडो पैसिफिक पे बात कर लें, इन रीजन्स पे आपस में बात हुई है। मरीन टाइम सिक्योरिटी पे बात हुई है, वैक्सीन के अवेलेबिलिटी को लेकर बात हुई है, कि हम देखते हैं ना भारत वैक्सीन में नंबर 1 पे जा रहा है। भारत ने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम चला के रखा है, जिसके तहत हम लोग दूसरे देशों को, जो गरीब देश हैं, जो अंडर डेवलप्ड देश हैं, उनको हम लोग वैक्सीन पहुंचाते हैं। तो यूएसए ने भी ये कहा है कि हाँ, हम भी इसमें मदद करेंगे और आपके साथ में मिलकर काम करेंगे, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड वैक्सीन का इस समय। वहीं हम बात करें जलवायु परिवर्तन की बात कर लो, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स की बात कर लो, आपूर्ति सुरक्षा की बात कर लो, आपूर्ति सुरक्षा जो श्रृंखला है उसकी बात कर लो, हर चीज को लेके ही बात हुई है। तो जो मतलब बेसिकली इस एडिटोरियल में यही कहना था
कि इतने सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बात हुई है, और इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने विविध टॉपिक्स हैं जिन पे इंडिया यूएसए मिलकर आपस में काम कर रहे हैं। तो हम कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक्स के आने के बाद में इंडिया का प्रभुत्व कम होगा या डेमोक्रेटिक्स की वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप बिगड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इंडिया की यूएसए के रिलेशनशिप्स स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स अच्छे ही हो रहे हैं। अब ये एडिटोरियल यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट एडिटोरियल आया है चाइल्ड मैरिजेस के बारे में। अब ये एडिटोरियल क्या है, देखो हम देखते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस से ही हम लोग चाइल्ड मैरिज पे आवाजें उठती रही हैं इंडिया में। चाइल्ड मैरिजेस बैन करने की बात हुई है, बैन हुआ है। चाइल्ड मैरिजेस को हम लोगों ने लीगलाइज करके रखा है, क्रिमिनलाइज करके रखा है। लेकिन अभी राजस्थान ने क्या किया ना, अपने यहाँ हर प्रकार की मैरिजेस, चाहे वो चाइल्ड मैरिज ही क्यों ना हो, उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है। तो ये रजिस्ट्रेशन, इस एक्ट का नाम बाय द वे है राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट 2021। तो और इसका क्लॉज, जो सब क्लॉज की बात की है, सब क्लॉज नंबर 32 है, जिसको चेंज किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया। क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे देश में होने वाली जितनी भी मैरिज है, हर मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसी के तहत राजस्थान का कहना है, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि हमने तो इसी के तहत जो हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिजेस भी होती हैं उनको भी रजिस्टर करने कहा है। अब यहाँ पे बात सबसे बड़ी ये आ जाती है कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और किसका पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा दमदार है। इसमें गवर्नमेंट का कहना यह है कि चाइल्ड मैरिजेस, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, बड़ी मैरिजेस हो, जितनी भी हो, सबको बताना कंपलसरी है। और यहाँ तक कि जो शादी करवाता है उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, कि मतलब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि रजिस्ट्रेशन करवाए। और जिसकी शादी हुई है उन, मतलब जो लड़का लड़की जिनकी शादी हुई है, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह रजिस्ट्रेशन करवाएं। राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है शादी का। अब सुनना, तुमने चाइल्ड मैरिज को भी कंपलसरी कर दिया, तो मतलब बच्चों की जिम्मेदारी बनती है क्या कि वो अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाएं? और अगर वो नहीं करवाएंगे तो पता पड़ा तुम पकड़ ले जाओगे, बच्चों को उठा ले जाओगे, पहली बात। दूसरा कि चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करेंगी ये चीजें, ऐसा कहा जा रहा है अपोजिशन के द्वारा। बट वहीं गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करने के लिए नहीं है, यह सही डाटा पता लगाने के लिए है। हमें अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अकाउंटेबिलिटी लानी है, हमें पता करना है कि देखो, हम भी जानते हैं कि काफी मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस अभी भी गांव वगैरह राजस्थान में ऐसे हैं जहाँ पे नहीं रोक पाते हैं, और जब तक रोकने पहुंचते हैं तब तक कई बार काफी देर हो जाती है, काफी मैरिजेस हो जाती हैं। उनका डाटा नहीं होगा हमारे पास में, तो हम उनको लीगल एड कैसे दे पाएंगे? जब वो बच्चे जिनकी मैरिज हुई है, चाइल्ड मैरिज, जब वो बालिग होंगे तो हम उनको सहायता कैसे पहुंचा पाएंगे? हम उनकी मैरिज खत्म कैसे कर पाएंगे? वो जबरदस्ती मैरिज में बंधे नहीं रह जाएंगे अगर उनका डाटा ही नहीं होगा सरकार के पास में। तो सरकार का कहना यह है कि ये डाटा हमें इसलिए चाहिए क्योंकि चाइल्ड मैरिज को प्रमोट नहीं करेंगे, ये डाटा होने से हम चाइल्ड मैरिज को रोकने पे मदद मिलेगी, हमें ग्राउंड रूट रियलिटी तक पहुंचने की मदद मिलेगी कि कहाँ पे ऐसी मैरिजेस ज्यादा हो रही हैं, और वहां पे सरकार की अकाउंटेबिलिटी सेट करने का मौका मिलेगा। लेकिन चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम्स का तो पता लगेगा, डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी ठीक है, लेकिन ये जो पूरी चीज है ना, विपक्ष का कहना यह है कि जो एक माहौल है, एक तरीके से इकोसिस्टम है, ये राजस्थान में और ज्यादा बढ़ावा दे देगी। राजस्थान में एक इकोसिस्टम बना रही, करवा लो चाइल्ड मैरिज, क्या जाता है, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, खत्म हो गया, हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, काम खत्म। रजिस्ट्रेशन सरकार ने कहा ना रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद लीगल हो गई, काम खत्म। तो इसको तुम लीगल पॉइंट दे देते हो रजिस्ट्रेशन करवाने से कि हाँ चाइल्ड मैरिज लीगल हो गई। देखो सच बात यह है, सरकार चाहे जितना भी कह ले, है तो ये इलीगली, और सरकार का ये जो कदम भी है ये भी गलत ही है, प्रूफ चाहे वो कितना ही कर ले, क्योंकि चाइल्ड मैरिज हर तरीके से गलत ही है, इलीगल ही है इंडिया में। और उसको तुम अगर रजिस्ट्रेशन भी करवाते हो तो तुम उसको ठप्पा दे रहे हो कि हाँ भाई चाइल्ड मैरिज को हमने मान लिया। और इस चाइल्ड मैरिज, ये फेवरेबल एटमोस्फेयर है, ये और बढ़ जाएगा अगर चाइल्ड मैरिज को रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया तो ये नहीं बनना चाहिए और इसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। तो ये दोनों पक्ष हैं, जो विपक्ष के हैं और पक्ष के हैं। तो दैट्स ऑल, यही लिखा हुआ था इस एडिटोरियल में। और आज की बात करें 26 और 27 सितंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। दैट्स ऑल।